तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 साइंस का चैप्टर 1 कोशिका, और इससे हम लोग कुल 50 MCQ प्रश्न देखेंगे जो कि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका, कि पहला प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक ना। तो कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक ना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक ना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, ठीक ना। कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज कब की थी? 1665, 1675, 1685 या फिर 1655 ईस्वी को। तो देखिए कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में, ठीक। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कोशिका किसकी संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक ना। कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? ऊतक की, अंग की, जीव की या फिर तंत्र की? तो कोशिका जीव की, कोशिका क्या है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीव, ठीक ना, कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है, ठीक ना। प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? ऊतक, अंग, कोशिका या फिर जीव? तो सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक ना। बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक। और ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग से क्या बनता है? जीव बनता है। यानी कि इसमें अगर ये चारों का अगर बात करें तो चारों में सबसे छोटा कौन है? कोशिका है। और कोशिका से बड़ा कौन है? तो ऊतक है। क्या? क्योंकि कोशिका मिलकर, बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, तब जाके क्या बनता है? जीव बनता है। इसलिए अगर यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी इकाई पूछा गया तो इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या होगा? कोशिका होगा। और अगर यही चारों ऑप्शन दिया रहता है और पूछता कि इसमें से सबसे बड़ी जीवित इकाई कौन है, तो कौन हो जाएगा? जीव हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक कोशिक के जीव का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें से एक कोशिक के जीव कौन है? मानव, अमीबा, कुत्ता या फिर पौधा? देखिए तो एक कोशिक के जीव पूछा है तो एक कोशिक के जीव कौन होता है? अमीबा है, ठीक ना। इनमें से सब एक कोशिक के जीव कौन है? अमीबा। मानव का अगर बात करो तो मानव हम लोग क्या है? हम लोग बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से मानव का निर्माण हुआ है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि बहुकोशी के जीव का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें से बहुकोशी के जीव का उदाहरण कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या फिर मानव? तो देखिए ये तीनों जो है वो क्या है? एक कोशी के जीव है। ये तीनों क्या है? एक कोशी के जीव है। तो बहुकोशी के जीव कौन है? इसमें से मानव क्या है? एक बहुकोशी के जीव है। मानव क्या है? एक बहुकोशी के जीव का उदाहरण है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न पूछा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, ठीक ना। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक या फिर लाइसोसोम? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, ठीक ना। कोशिका को पूरा नियंत्रित कहाँ से करता है? कहाँ से होता है? केंद्रक से होता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, ठीक ना। केंद्रक के अंदर में क्या क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, क्रोमोसोम, वैक्यूल या फिर कोशिका भित्ति? तो केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक ना। केंद्रक के अंदर में क्या पाया जाता है बच्चों? तो केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, ठीक ना। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन और डीएनए के? तो जो क्रोमोसोम होते हैं जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, वो जो क्रोमोसोम है वो प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलकर के बनाए। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी
दोनों ही, ठीक ना, ए और बी दोनों से मिलकर, यानी कि प्रोटीन और डीएनए दोनों से मिलकर बना हुआ है। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कोशिका की बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक ना, कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक ना। कोशिका की बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली। कई बच्चे क्या करते हैं कि गलत कर देते हैं कि भाई बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका की बाहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है, कोशिका भित्ति केवल कहाँ पे पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है बच्चों, पशु कोशिका में, पादप कोशिका, मानव कोशिका या फिर जीवाणु कोशिका। तो कोशिका भित्ति जो है वो कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में, ठीक ना। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिका में, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक ना। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों, तो पादप कोशिका की कोशिका सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक। चलिए, फिर आपका अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहा जाता है, ठीक ना। क्या पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का कंकाल। हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कौन है, तो कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है बच्चों, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक ना। प्रश्न है कि ऊर्जा का उत्पादन इसमें से कहाँ होता है, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर वैक्यूल। तो ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है बच्चों, तो ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यही क्या है, इसका पावर हाउस है, ठीक ना। यही क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है, उसका पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस है। इसलिए ऊर्जा भी कहाँ से उत्पन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ही होगा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राइबोसोम का कार्य क्या है, ठीक ना। राइबोसोम का कार्य क्या है, पाचन करना, ऊर्जा उत्पादन करना, प्रोटीन संश्लेषण या फिर अपशिष्ट संग्रह। तो राइबोसोम का क्या कार्य है बच्चों, तो राइबोसोम का कार्य है कि प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक ना। राइबोसोम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण करना किसका काम है, राइबोसोम का कार्य है, ठीक ना। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा केंद्र, आत्मघाती थैली, भंडार गृह या फिर नियंत्रण केंद्र। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक ना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि देखिए कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी में कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक ना। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य का अंग्रेजी नाम क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है, ठीक ना। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा बनाना, भोजन बनाना, अपशिष्ट संग्रह या फिर प्रोटीन बनाना। तो देखिए जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ, जो कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि कोशिका अपना भोजन करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचाता है उसका संग्रहण करना क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग वैक्यूम क्लीनर के बारे में आप सुनते होंगे। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है कि जो कमरे के अंदर या फिर जो भी कचरा है उसको इकट्ठा करना, ठीक है ना, उसको
सोख लेना, उसी को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। तो इसी तरह से अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के यानी कि हमारे शरीर में जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको संग्रहित करना ही क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पादप कोशिका में बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, क्योंकि पादप कोशिका में बड़ी वैक्यूल पाई जाती है क्योंकि ऊर्जा के लिए, भंडार के लिए, गति के लिए या फिर श्वसन के लिए। तो बड़ी वैक्यूल क्यों पाई जाती है, तो यह भंडार के लिए, ठीक ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए, ठीक ना। तो बड़ी वैक्यूल क्यों पाया जाता है, तो भंडार को इकट्ठा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कचरा को भंडार करने के लिए पादप कोशिकाओं में। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट इसमें से किस में पाया जाता है, पशु कोशिका, पादप कोशिका, जीवाणु या फिर वायरस। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है बच्चों, किस में पाया जाता है, तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण इसमें से कौन से अंगक में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर लाइसोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक ना। कहाँ पे होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। तो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि क्लोरोफिल का रंग होता है, क्लोरोफिल कौन से रंग का होता है, तो क्लोरोफिल का रंग क्या होता है बच्चों, हरा होता है, ठीक ना। आप देखते हैं ना पत्ता में जो हरा हरा वर्णक होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और पेड़ पौधा जो भी अपना भोजन बनाता है वो क्लोरोफिल में ही बनाता है। यानी कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़, मुख्य चीज़ चाहिए, उसको जल चाहिए जो कि वो जड़ के माध्यम से वो ले लेता है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि वो वायुमंडल से ले लेता है, और साथ ही साथ हमें उसको क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये तीन चीज़ें मिलता है तो जाकर वो क्लोरोफिल में क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। चलिए फिर आपका सही अगला प्रश्न है कि पशु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, पशु कोशिका में इसमें से कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है। क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका भित्ति या फिर राइबोसोम, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है बच्चों, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति एक जंतु कोशिका है, ठीक ना। कोशिका भित्ति क्या है, एक जंतु कोशिका है, ठीक ना। तो कोशिका पशु कोशिका में यह नहीं, कोशिका भित्ति क्या है, पादप कोशिका, ये पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए पशु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका झिल्ली किसे नियंत्रित करती है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली किसको नियंत्रित करती है, ऊर्जा को, पादप का आवागमन को, प्रोटीन निर्माण या फिर विभाजन। तो कोशिका झिल्ली किसको नियंत्रित करती है बच्चों, तो कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली किसको नियंत्रित करती है, तो कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा है कि जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है। तो जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है बच्चों, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिक या फिर मृत कोशिक। तो जो जीवाणु है वो किस प्रकार की कोशिका है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक ना। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, तो यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आप कक्षा में बात किए होंगे और नहीं किए भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए कि जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, तो यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। चलिए फिर आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, ठीक ना। प्रश्न क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या फिर साइटोप्लाज्म या फिर राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? वास्तविक केंद्र, केवल डीएनए, केवल राइबोसोम या कोई अंगक नहीं। तो देखिए जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, ठीक ना। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मानव कोशिका किस प्रकार की है, ठीक ना। मानव कोशिका किस प्रकार की है? तो मानव कोशिका किस प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय या फिर मृतजीवी। तो मानव कोशिका किस प्रकार की है बच्चों? तो मानव कोशिका यूकैरियोटिक है। मानव कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन, वृद्धि और मरम्मत, ऊर्जा या फिर गति। तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक ना। क्या इसका नहीं, इसका कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य वृद्धि और मरम्मत करना, ठीक है ना। कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि और मरम्मत करना। यानी कि देखते हैं हम लोग कि जब हम लोग का शरीर में एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, चार से आठ, आठ से 16, जब कोशिका विभाजन तेजी से होता है तो हम लोग क्या होते हैं? तेजी से वृद्धि करते हैं। या पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? जितना तेजी से कोशिका विभाजन होता है उतने ही तेजी से पेड़ पौधा भी क्या करता है? वृद्धि करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और मरम्मत। चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका विभाजन का प्रकार है, कोशिका विभाजन के प्रकार है 1, 2, 3 या फिर 4। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितना? 2 प्रकार का। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन, ठीक ना। एक क्या होता है? द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि माइटोसिस किसके लिए होता है, ठीक ना। माइटोसिस किसके लिए होता है? जनन, वृद्धि, श्वसन या फिर पाचन। तो माइटोसिस किसके लिए होता है बच्चों? तो माइटोसिस वृद्धि के लिए होता है, ठीक ना। माइटोसिस किसके लिए होता है बच्चों? तो माइटोसिस वृद्धि के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मियासिस किस में होता है, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा है कि मियासिस किस में होता है? तो मियासिस किस में होता है बच्चों? तो मियासिस जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक ना। मियासिस किस में होता है? तो मियासिस जनन कोशिकाओं में हो जाता है। ये दैहिक कोशिका या त्वचा कोशिका, रक्त कोशिका, इसमें नहीं, बल्कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिकाओं में मियासिस होता है, ठीक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं होता है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिका में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, केंद्रक, साइटोप्लाज्म या फिर झिल्ली। तो लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है बच्चों? केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक ना। लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी हीमोग्लोबिन रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है और झिल्ली भी इसमें रहता है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है, ठीक ना। तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पन्न करना, संदेश वहन करना, पाचन या फिर गति। तो तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? तो तंत्रिका कोशिका का कार्य है संदेश को पहुंचाना, ठीक ना। संदेश का वहन करने का काम किसका है बच्चों? तो तंत्रिका कोशिका का है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संदेश वहन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मांसपेशी कोशिका का कार्य क्या है, ठीक ना। मांसपेशी कोशिका का क्या कार्य है? गति करना, श्वसन करना, पाचन करना या फिर प्रजनन करना। तो गति कोशिका का कार्य क्या है बच्चों? मांसपेशी कोशिका का कार्य क्या है बच्चों? गति करना, ठीक ना। मांसपेशी कोशिकाओं का कार्य क्या है? गति करना। वहीं अगर हम बात करें श्वसन, पाचन या फिर प्रजनन, तो ये सब मांसपेशी कोशिकाओं का कार्य नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका का आकार निर्भर करता है। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? रंग पर, कार्य पर, स्थान पर या फिर भोजन पर। तो कोशिका का आकार किस चीज़ पर निर्भर करता है? उसके
कार्य पर निर्भर करता है, ठीक ना। जिस अंग का जिस प्रकार से जो कार्य रहता है उसी अनुसार से उसका कोशिका भी सेट रहता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? तो उसके कार्य पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, त्वचा कोशिका या फिर अंडाणु। तो देखिए किसी भी जीव जंतु का सबसे लंबा कोशिका का कौन कौन है बच्चों? तो सबसे लंबा कोशिका है तंत्रिका कोशिका, ठीक ना। सबसे लंबा कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। फिर प्रश्न पूछा गया आपसे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, तंत्रिका या फिर रक्त कोशिका। यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे बड़ी कोशिका पूछा है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है बच्चों? तो अंडाणु है, ठीक ना। सबसे बड़ी, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा हम लोग देखते हैं, ठीक ना। कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडाणु। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा है कि कोशिका के भीतर तरल भाग कहलाता है। कोशिका के भीतर जो तरल पदार्थ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल सेप या फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर झिल्ली। तो कोशिका के भीतर जो तरल पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर प्रश्न है आपसे कि पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है, ठीक ना। पादप कोशिका में भोजन जो है वो किस रूप में संचित होता है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च या फिर साइकोजन। तो किसके रूप में संचित होता है? तो वो स्टार्च, मट के रूप में वो क्या होता है? संचित होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पशु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? प्रश्न क्या है कि पशु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन या फिर सेलुलोज या फिर प्रोटीन। तो किस रूप में संचित होता है? तो ये ग्लाइकोजन में, ठीक ना। पशु कोशिकाओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब होगा। चलिए फिर आपका प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? स्लाइडेन और स्वान, ये दो हैं, स्लाइडेन और स्वान नाम के व्यक्ति, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। हुक और डार्विन ये सब आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, ठीक ना। पास्चर और कोच ये सब क्या है? केमिस्ट्री पार्ट। आपका बायोलॉजी में ये आ गया कि स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने हैं किससे? उत्तक से, अंग से, कोशिका से या फिर तंत्र से। तो सभी जीव किससे बने हुए हैं बच्चों? तो सभी जीव किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने। क्योंकि देखिए कोशिका मिल के ही क्या बनाता है? उत्तक बनाता है, और उत्तक से अंग बनते हैं, और अंग से अंग तंत्र बनता है, ठीक ना। तो सबसे पहला स्तर कौन है? कोशिका, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को कौन पचाता है, ठीक ना। कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे पचाने का काम कौन करता है? तो कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम, ठीक ना। क्योंकि लाइसोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। यानी कि उसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? पूर्णतः परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम्य या फिर ठोस। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो यह अर्धपरागम्य होती है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो यह अर्धपरागम्य होती है, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है, ठीक ना। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, वैक्यूलस या फिर लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है बच्चों? तो कोशिका का तरल भाग कहलाता है साइटोप्लाज्म, ठीक ना। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है बच्चों? तो कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला प्रश्न है आपका कि साइटोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि साइटोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एंजाइम या फिर वसा। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि जीवों की वृद्धि किससे होती है। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा है कि जीवों की वृद्धि किससे होती है, कोशिका मृत्यु, कोशिका विभाजन या श्वसन या फिर पाचन। तो देखिए जीवों की वृद्धि किससे होती है, किस पर निर्भर करती है, कोशिका विभाजन पर। जितना अधिक कोशिका विभाजन होगा उतना ही तेजी से क्या होगा, जीव में वृद्धि होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मृत कोशिका का उदाहरण है, इसमें से कौन मृत कोशिका का उदाहरण है। त्वचा की ऊपरी कोशिका को हम लोग मृत कोशिका कहते हैं, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर मांसपेशी कोशिका। तो यहाँ पे मृत कोशिका कौन है, तो त्वचा की ऊपरी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मृत कोशिका कहते हैं। ठीक ना, त्वचा मतलब हमारे शरीर का ऊपरी अंग का कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, मृत कोशिका कहते हैं। ठीक ना, मृत कोशिका का उदाहरण है त्वचा की ऊपरी कोशिका। फिर हम लोग लास्ट सवाल है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक ना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी या फिर बॉटनी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक ना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो हम लोगों ने कुल 50 प्रश्न यहाँ पे देखे। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे नए अध्याय में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।